हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें जो ऑब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। उस टाइप का जो बोर्ड में आने वाला है वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको देखकर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जो दूसरों के लिए कांटा बोता है उसे उसका परिणाम किसके समान मिलता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, जो दूसरों के लिए कांटा बोता है उससे उसका परिणाम कैसा मिलता है। सुई के समान, त्रिशूल के समान, फूल के समान या कांटे के समान। तो ये हमारे कविता में है और ये हमने पढ़ लिया है, तो इसका सही उत्तर है त्रिशूल के समान। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है। काजरी धौरी को, कृष्ण की बाल लीला को, बलराम को, माखन को। तो यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण की बाल लीला को देखकर मन में हर्षित होना यानी खुश होना, मन में खुश होती है, प्रसन्न होती है। तीसरा प्रश्न होता है, मीठे वचन से चारों ओर क्या उपजता है। दुख, उत्साह, सुख, विषाद। हमेशा जो भी आप उत्तर दोगे ना, हमेशा कोशिश करना कि किताब में जो वर्ड है, जो शब्द है, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे है सुख उपजत चाहूं ओर, मतलब चारों ओर सुख उपजता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, सुख। अगला प्रश्न है, सरोवर का अर्थ क्या है। ऑप्शन है तालाब, नदी, समुद्र, झील। तो ये समानार्थी शब्द से है और साथ ही साथ हमारे पद्य विभाग में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए उससे आया है ये। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तालाब। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मनुष्यता कविता में कवि ने वित्त को क्या कहा है। ठीक है, यानी वित्त को क्या माना है। वित्त यानी संपत्ति, तो वित्त को क्या माना है, तुच्छ, महान, महत्वपूर्ण, शुभ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुच्छ माना है, बेकार माना है। वो कहते हैं ना, संतोष रूपी धन को सबसे बड़ा माना है और बाकी जितनी भी संपत्ति होती है उस सबको बेकार अर्थात तुच्छ समझा है। अगर आपको इस टाइप का एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस टाइप का प्रैक्टिस के लिए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और भी वीडियोस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दिन का कविता के कवि एक दिन ऐंठे हुए कहाँ खड़े थे। सड़क पर, मुंडेरे पर, घर में, बगीचे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंडेरे पर। अगला प्रश्न है, चांद के स्वभाव को कवि ने कैसा माना है। चांद का झिंगोला पाठ से ये प्रश्न आया है। तो चांद का स्वभाव कैसा होता है, स्थिर, अस्थिर, उदार, कोमल। तो चांद का झिंगोला जो कविता है उसमें हमें बताया गया है कि चांद कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और कभी उंगली भर छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी अस्थिरता की बात, मतलब कभी बड़ा कभी छोटा होता है, मतलब अस्थिर होता है। तो यहाँ पे उसकी अस्थिरता की बात की गई है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उदार या कोमल का कोई प्रश्न
चांद का झिंगोला में नहीं उड़ता है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। स्थिर नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा बढ़ता घटता है, इसीलिए अस्थिर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विटप वर्ष से आप क्या समझते हैं? नीड़ का निर्माण पाठ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विटप वर, ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है? पहाड़, वृक्ष, नदी, पक्षी। इसका सही उत्तर होगा वृक्ष। विटप वर, विटप वर मतलब बड़े बड़े पेड़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके सुखद स्पर्श से जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती हैं? ठीक है, जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती हैं, ये थोड़ा क्या हुआ है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन है आशा, निराशा, सफलता, विफलता, प्रेम, मित्रता, शांति, सौहार्द। सौहार्द यानी कि मित्रता, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चेतना की घाटी और मानव का मन कैसा है? सुगम और दृढ़, अगम और कमजोर, अगम और दृढ़, सुगम और ताकतवर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अगम और कमजोर, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रश्नों को मिलाकर पूछा गया है, ठीक है। चेतना की घाटी को क्या कहा गया है? अगम। अगम है चेतना की घाटी, ठीक है, ये है ना आपके पाठ में। और मानव के मन को कमजोर कहा गया है। तो यहाँ पे अगम और कमजोर दोनों का कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? समाधि देना मतलब जो मरने के बाद उसको कहाँ पे समाधि दी गई थी? बगीचे में, सोन जूही की लता के नीचे, गमले में, नीम चमेली के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोन जूही की लता के नीचे, जिसको देखकर कवयित्री को गिल्लू की याद आती है। जो हमारी गिल्लू पाठ है उसकी शुरुआत जहाँ से होती है, ठीक है। कवयित्री देखते हैं सोन जूही की खिली हुई कली को और याद करते हैं गिल्लू को, है ना, क्योंकि वो गिल्लू उसी के नीचे दफन किया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा क्या रचती है? नया इतिहास, नया भूगोल, नया साहित्य या नया गणित? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नया इतिहास। अगला प्रश्न है, निजी संबंध की बातचीत में किसका अभाव नहीं रहना चाहिए? आंतरिकता, सामाजिकता, आत्मीयता, ममता। तो यह आपका मधुर भाषण पाठ का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। जब भी हम निजी संबंध से बातचीत करते हैं, यानी अपने मित्रों से, दोस्तों से, परिवारजनों से बात करते हैं, तो उसमें आत्मीयता का अभाव नहीं होना चाहिए, यानी बहुत सारा आत्मीयता का भाव उसमें मिला हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टकसली भाव का अर्थ क्या है? झूठी भावना, काल्पनिक भावना, सच्ची भावना या फिर बुरी भावना। टकसली भाव का सही अर्थ होता है, या आपका शब्दार्थ जो होता है पाठ के बाद उसमें भी है, टकसली भाव का अर्थ होता है सच्ची भावना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर साहब ने पहले मुसाफिर पर कौन सा अपराध लगाया था? ठीक है, क्योंकि ये कौन से पाठ का है? ये बोध पाठ का है। और जब वो लोग अयोध्या जाते हैं, ट्रेन पर चढ़ते ही उनका दो मुसाफिरों से सामना होता है। तो पहले मुसाफिर के ऊपर ठाकुर साहब ने एक इल्जाम लगाया था, और वो इल्जाम कौन सा था? चोरी का, डकैती का, खुफिया फरोशी का या मारपीट का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुफिया फरोशी का। मतलब कि जो चोरी छुपे कुछ चीजें बेचते हैं दुकान में, उसको कहते हैं खुफिया फरोशी का। अगला प्रश्न है,
किसके पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। उसी पाठ का है ये, बोध पाठ का है। तो किसके पाचन क्रिया में किसको हैजा हो गया था, ठीक है। चोखेलाल को, ठाकुर साहब को, कृपा शंकर को, मुंशी बैजनाथ को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंशी बैजनाथ को, ठीक है। उनको हैजा हो गया था। अगला प्रश्न है, जीवन का वरदान स्वामी जी ने किसे माना है। स्वामी विवेकानंद पाठ का है ये। और यहाँ पे स्वामी जी ने किसको जीवन का वरदान माना है। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता को। अगला प्रश्न है, स्वामी जी एक साल कहाँ रहे थे। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना। ऑप्शन है 1936, 1923, 1963, 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1936। अगला प्रश्न है, किसकी गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। गिल्लू पाठ का ये प्रश्न है। ऑप्शन है सोनजूही, चंपा, नीम चमेली, रजनीगंधा। तो पाठ में किसकी बात कही गई है कि यहाँ पे नीम चमेली की जो गंध है, सुगंध है, वो लेखिका के कमरे में आने लगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीर क्षीर का विवेक किसके पास होता है। मतलब नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। पानी और दूध का विवेक मतलब ये किसके पास होता है। कौन, जो पानी और दूध को अगर मिला कर दोगे तो दूध को ही पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ये गुण किसके पास होता है। मयूर, हंस, काक, कोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हंस। अगला प्रश्न है, किस नदी में रक्त की धारा बह चली। लास्ट चैप्टर का है ये प्रश्न। ऑप्शन है महानदी, काठाजोड़ी, विरूपा, दया। तो किस नदी की बात की गई है। ऑप्शन डी, दया नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए कौन सी सामग्री बनने लगी। ये भी उसी पाठ का है। लोहे की सामग्री, कांसा और पीतल की सामग्री, रक्षा सामग्री, धातु द्रव्य की सामग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गिलहरी का बच्चा कहाँ छिपा था। गमले और दीवार के संधि में, सोनजूही के नीचे, घर के अंदर, झूले में। तो ये प्रश्न जो है, जब गिलहरी जो गिल्लू है वो बहुत छोटा था और महादेवी वर्मा को मिला था, तब वो कहाँ पर था। ठीक है, कहाँ पर था वो। गमले और दीवार के संधि में। और उसको दो कौवे क्या करते थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, खाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गिल्लू जाली के पास बैठकर किस भाव से बाहर देखता था। शांत भाव से, अपनेपन भाव से, गुस्से से, उत्सुकता से। तो यहाँ पे गिल्लू जब जाली के बाहर देखता था अपने दोस्तों को और गिलहरियों को, तो वो किस भाव से बाहर देखता था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपनेपन भाव से। ठीक है, उसको अपनापन महसूस होता था। भले ही वो महादेवी वर्मा के यहाँ रहता हो, लेकिन है तो गिलहरी ना, है तो वो एक जानवर, तो वहाँ पे वो उनको देखता था। अगला प्रश्न है, बाको का खड़ी बोली रूप है जिसको, उसको, तेरा, तुम्हारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसको। बाको है त्रिशूल
लिखा है ना आपके पद्य विभाग में, मतलब उसको त्रिशूल, मतलब कि जो बुरा करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाला शब्द है, ये तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, आपके पास अगर गाइड है तो गाइड में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक प्रश्न वर्तनी वाला से जरूर आता है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हुआ। प्रतिबिंब का सही वर्तनी वाला ऑप्शन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जंगम का विपरीत शब्द है सुजंगम, स्थावर, अस्थावर, कुजंगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विपरीत शब्द, समानार्थी शब्द, सही वर्तनी वाला शब्द, मुहावरा, ये जो टॉपिक है इनमें से एक एक प्रश्न जरूर आएगा। अब भले ही ये शब्द तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे VST में ये दिया गया है, ऐसे ही शब्द एग्जाम में भी आएंगे। अगला प्रश्न है, समुद्र का समानार्थी शब्द है सिंधु, सरिता, तटीनी, तरंगिणी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु। सिंधु यानी समुद्र, सागर को कहा जाता है, और ये सब नदी का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, अतिथि का बहुवचन रूप क्या है? अतिथियां, अतिथियों, अतिथिया, अतिथि। तो पहले देखेंगे कि अतिथि किस प्रकार का शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो अतिथि पुल्लिंग शब्द है और ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो ईकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन और एकवचन रूप समान होता है, अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अतिथि का बहुवचन अतिथि ही होगा। लेकिन अगर आप एक बात का और ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे अतिथि का इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता अतिथि का, ये इन्वर्टेड कॉमा में होता है, इसका बहुवचन, तो यहाँ पे ये अतिथियों का होता। जब भी परसर्ग चिन्ह जुड़ जाता है तब एक वचन से बहुवचन करने का नियम बदल जाता है, जो कि आपके किताब में भी है। एक बार और उसको रिवीजन कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, कालापन का विशेषण रूप है। कालापन भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप होता है ऑप्शन सी, काला। जैसे काला आदमी, तो यहाँ पे काला विशेषण हुआ है ना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द के साथ ईक प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो इतिहास प्लस ईक ऐतिहासिक होता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं होगा। ए और सी नहीं होगा, तो बी और डी में फर्क क्या है? स्पेलिंग वर्तनी, यहाँ पे देखो बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, तो सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पे देखो कौन सा ईक है, छोटी ई और क, तो यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है वर्तनी, तो इस तरह से आप ट्रिक लगाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी ई और क है, मतलब कि मात्रा में भी जो लगेगा वो छोटी ई होगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, रेखांकित पद किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? मतलब भुवनेश्वर किस प्रकार का संज्ञा है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो, चाहे वो एक व्यक्ति का नाम, एक जगह का नाम, एक वस्तु का नाम, एक का अगर बोध होता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। तो भुवनेश्वर एक शहर का नाम है ना, एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, तैराक का तुक वाला शब्द क्या है?
तुक वाला शब्द का अर्थ होता है राइमिंग वर्ड्स, मतलब कि उसका जो अंत है एक जैसा प्रोनाउंस होना चाहिए। ठीक है, तैराक, तो यहाँ पे उड़ाका, लड़का, तैराका है। तो यहाँ पे अंत में का है, तो यहाँ पे का नहीं है, देखिए ध्यान से, तैराक, तैराक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाक, वाक, तैराक। उड़ाका, तैराका, उड़ाका, तैराका। देखो यहाँ पे दोनों में आका आका लास्ट में प्रोनाउंस होता है ना, तो यहाँ पे उड़ाका और तैराका तुक वाले शब्द हैं। समझ आया? तुक वाला शब्द का अर्थ क्या है? राइमिंग वर्ड, जिसके अंत में एक जैसा साउंड हो, उसको कहते हैं तुक वाला शब्द। तो तैराक का वाक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैं घमंडों डैश भरा ऐठा हुआ। तो ये कविता का है और साथ ही साथ कारक और विभक्ति चिन्ह में जो आपका क्वेश्चन आता है उस टाइप का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सही विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है? सर्वनाम पद, वह धीरे धीरे चलता है, कौन सा सर्वनाम पद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और ये भी प्रश्न आता है कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अ उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? मतलब किस शब्द में अ उपसर्ग लगा है? अपकार, अपढ़, अपव्यय, अपमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपढ़। ठीक है, इसमें अ उपसर्ग है, लेकिन देखो अपकार, अपव्यय, अपमान, इन तीनों में अप उपसर्ग है। ठीक है, हमें पूछा गया है अ, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं भिखारी को कंबल दूंगी, भूतकाल रूप क्या होगा? मतलब इस वाक्य को भूतकाल में बदलना होगा। तो ये पहले वाक्य को समझते हैं, मैं भिखारी को कंबल दूंगी। तो यहाँ पे ये भविष्यत काल की बात की गई है, इसको हमें भूतकाल में बदलना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैं भिखारी को कंबल दी। यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि इसमें न का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये अर्थ की दृष्टि से सही वाक्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, मैं भिखारी को कंबल दूंगा। तो ये तो भूतकाल में ही नहीं है, ये भविष्यत काल में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन है, तुझसे भिखारी को कंबल लेगा। तो यहाँ पे मैं का रूप तुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है, मैंने भिखारी को कंबल दिया। तो भूतकाल में न का प्रयोग होता है, आपके किताब में भी लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए। और न का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये क्या है? भूतकाल में है। और वाक्य को पढ़ लेते हैं, मैंने भिखारी को कंबल दिया, मतलब ये भूतकाल में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण। तो कौन कौन से ऑप्शन है देखते हैं, अरे, और, की तरफ, के साथ। तो पहले समझते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। इसको संयोजक अव्यय या जो जोड़ने वाला शब्द होता है। तो इसमें से जोड़ने वाला शब्द क्या है? ऑप्शन बी, और। अगला प्रश्न है, बनिया का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बनियानी, बनियाइन, बनियाइन, बनियाई। इसका सही उत्तर होता है बनियाइन। लेकिन कौन सा? यहाँ पे बी और सी दोनों में है, एक में छोटी ई और एक में बड़ी ई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी। हमेशा छोटी ई बड़ी ई की मात्रा लगा हो या लिखा गया हो, उसको बहुत अच्छे से छोटा हो बड़ा हो, छोटी बड़ी, इसमें मिस्टेक नहीं करना है।
अगला प्रश्न है अकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक अकर्मक क्रिया भी आपके सिलेबस में है। अकर्मक क्रिया कौन सा है? खाना, पीना, जाना, सुनना। तो पहले समझ लेते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहती हैं। तो जिस क्रिया का कर्म नहीं है या नहीं हो सकता उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का कर्म हो सकता है उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो कैसे, क्या प्रश्न पूछेंगे? अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। तो खाना, क्या खाया? हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ खाया है, केला खाया है, सेब खाया है। क्या पिया? कह सकते हैं दूध पिया है या पानी पिया है, कह सकते हैं। क्या सुना? गीत सुन रहा है, या कुछ उसको कर्म हो सकता है उसका, लेकिन जाना का कोई कर्म नहीं होगा। क्या गया? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जाना अकर्मक क्रिया कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है लड़का प्लस का एक वचन में क्या होगा? परसर्ग सहित है, मतलब इसमें का भी लगा है। तो यहाँ पे क्या होता है? लड़का प्लस का, ये क्या होगा? एक वचन में इसका रूप होगा लड़के का। ऑप्शन बी, लड़के का। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम पद कौन सा है? सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हम। उत्तम पुरुष एक वचन में होता है मैं, उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है हम। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है तू या तुम, और बहुवचन में होता है तुम या तुम लोग। अन्य पुरुष एक वचन में होता है वह, यह, और बहुवचन में होता है वे, ये। अगला प्रश्न है अपादान कारक का परसर्ग है। ये कारक और विभक्ति चिन्ह के लिए एक टेबल है। कर्ता ने कर्म को करण से, उस टेबल को जरूर याद करके जाना। तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक के लिए सही परसर्ग चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, से। अगला प्रश्न है कह का, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। क्रिया का 2 प्रेरणार्थक रूप होता है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ठीक है। तो कह का मतलब ये धातु है, इससे कहना क्रिया बनता है। इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होता है? कहाना, कहलाना, कहलाया या कहलवाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहलवाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग नित्य बहुवचन में नहीं होता है? क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़ना है, नहीं समझ आ रहा है तो, और एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे नित्य बहुवचन में नहीं है, तो इसमें से 3 ऑप्शन नित्य बहुवचन में रहेगा और एक अलग होगा। ठीक है। ऑप्शन है समाचार, प्राण, आंसू, कागज। तो समाचार, प्राण और आंसू, ये 3 शब्द जो होते हैं नित्य बहुवचन में रहते हैं, मतलब इसका एक वचन रूप नहीं होता है। आंसू मतलब बहुवचन है। ठीक है। आंसू बोलने से वो शब्द बहुवचन में है। तो ऐसे ही कागज जो है ये नित्य बहुवचन में रहने वाला शब्द नहीं है, ये एक वचन में है। चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी। और आपके बुक में भी कुछ शब्द दिए गए हैं नित्य बहुवचन में, जो शब्द हैं उसको पढ़िए, उसी में से ही एग्जाम में आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए जो आपको मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मदद हो सके, आपने कितना पढ़ा है उसको आप चेक कर सके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। चलिए, और 3 प्रश्न हैं, तीनों का उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें ए प्रत्यय का प्रयोग संभव है, मतलब जोड़ा जा सकते हैं? लड़का, हाथी,
बहु मेला। तो ए का प्रयोग कहाँ पे होता है? स्त्रीलिंग शब्द में, ठीक है। तो लड़का का लड़काएं नहीं होगा। पुल्लिंग शब्द में ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो लड़का पुल्लिंग शब्द है, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। हाथी भी पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। मेला भी, मेला का मेले होता है ना, मेला देखने जाना है, मेले, तो मेला का बहुवचन मेले होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका उत्तर है बहु, बहु बहुएं। तो बहु शब्द में ए का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? हवा, अंग्रेजी, दवा, पवन। हवा अंग्रेजी और दवा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और पवन पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आप शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? आपने, अपना, अपनी, अपनापन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपनापन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मतलब हाथी का क्या होता है? हथनी होता है, लेकिन सही वर्तनी वाला कौन सा है? हाथी तो नहीं होगा, हथिनी भी नहीं होगा, ह थी नी या ह थी नी में से छोटी होगा या बड़ी होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ह थ में छोटी और न में बड़ी। तो सही वर्तनी के साथ आप कोशिश करोगे, उत्तर देने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन पढ़े हुए, देखे हुए जैसे लग रहा है। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएगा।